भारत का इतिहास काफी कॉम्प्लेक्स लेकिन इंटरेस्टिंग रहा है। पिछले 5000 सालों में यहाँ कई सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ जो कि दुनिया भर के लिए मिसाल बनी। अपनी डाइवर्सिटी के चलते हमारे भारत देश ने कई सारे छोटे बड़े किंगडम्स और रूलर्स भी देखे। 16th सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ था जिससे भारतीय राजनीतिक इतिहास बदल गया। इस इतिहास को हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे उन रीजंस को जिनके चलते सेंट्रल एशिया की फरजाना वैली में जन्म लेने वाले बाबर ने भारत की शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने की हिमाकत की। मुगल्स का इंडियन इन्वेजन कोई एक्सीडेंटल इन्वेजन नहीं था, बल्कि ये सेंट्रल एशिया और इंडिया में हो रहे कई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का आउटकम था। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में चल रहे पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में। 14th सेंचुरी के एंड तक दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर पड़ गई थी। 1398 में तैमूर के इन्वेजन ने सल्तनत के डिक्लाइन के प्रोसेस को कई गुना बढ़ा दिया था। इस क्राइसिस के चलते कई प्रोविंशियल गवर्नेंस और ऑटोनोमस लीडर्स अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे थे। डेक्कन के अलावा ईस्ट में बंगाल और वेस्ट में सिंधा और मुल्तान दिल्ली सल्तनत से अलग हुए थे, जिसके बाद जल्द ही गुजरात, मालवा और जौनपुर के गवर्नर ने भी अपनी अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया था। अजमेर से मुस्लिम गवर्नर के कंपल्शन के बाद कई राजपूताना स्टेट्स ने भी अपने इंडिपेंडेंस एश्योर करना शुरू कर दिया। तैमूर के इन्वेजन के बाद 1414 से 1451 तक दिल्ली पर सैयद डायनेस्टी ने रूल किया, जो कि कंपैरेटिवली काफी वीक थे। पंजाब में कई अफगान सरदारों ने खुद को पावरफुल बना लिया था। इन अफगानों में से सबसे इंपॉर्टेंट सरदार थे बहलूल लोधी, जिनको एक तरह का लैंड रेवेन्यू दिया गया था। बहलूल लोधी ने 1451 में दिल्ली पर कब्जा जमाया और यहाँ से लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जिसके बाद गंगा यमुना वैली पर कब्जा जमाने के लिए लोधी और जौनपुर के रूलर्स में लंबी लड़ाई चली। 15th सेंचुरी के एंड में लोधी ने जौनपुर पर कब्जा जमाया, जिसके बाद नॉर्थ इंडिया में इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन में काफी बदलाव हो गए। जौनपुर पर जीत के बाद लोधी ने ईस्टर्न राजस्थान और मालवा की तरफ अपना रुख किया और अपने एम्पायर को वहां पर एक्सपेंड किया। मालवा के कमजोर होते ही गुजरात, मेवाड़ और लोधी के बीच इसी कंट्रोल को लेकर राइवलरी बढ़ने लगी और मालवा एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ कंटेंशन बनकर सामने आया। 1525 तक नॉर्थ इंडिया में दो डोमिनेंट पावर्स यानी इब्राहिम लोधी ऑफ दिल्ली और राणा संगा ऑफ मेवाड़ के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। 15th सेंचुरी में सेंट्रल और वेस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे। 14th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद तैमूर ने ईरान और तुरान को एक सिंगल रूल में यूनाइट किया। तैमूर का एम्पायर लोअर वी से इंडस रिवर तक एक्सटेंडेड था, जिसमें मॉडर्न टर्की, ट्रांसोक्सेनिया और अफगानिस्तान और पंजाब के कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड थे। 1405 में तैमूर की डेथ के बाद उसके ग्रैंडसन शाहरुख मिर्जा ने 1448 में अपनी डेथ तक उसके लार्ज एम्पायर के पार्ट को इंटैक्ट रखा। 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में तिमुरिन्स की पावर रैपिडली डिक्लाइन होती नजर आई। इसका मूल कारण था एक तिमुरिड ट्रेडिशन, जिसके तहत एम्पायर को आपस में पार्टीशन कर दिया जाता था। 14 साल की उम्र में बाबर ने फेरगाना रीजन को सक्सीड किया था। बाबर 2 बार समरकंद जीतकर हार गया क्योंकि वो अपनी जीत को सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद बाबर ने 14 साल तक अपने होमलैंड को वापस कॉन्कर करने का इंतजार किया। हेरात में रूल कर रहे अपने अंकल से बाबर ने हेल्प मांगी, पर वहां से भी उन्हें ना सुनना पड़ा। अल्टीमेटली हेरात पर भी शबाने खान ने कॉन्कर कर लिया। अब उज़्बेक और सफाविद में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्योंकि दोनों ही हेरात पर रूल करना चाहते थे। मर्व के पास हुई 1510 के एक फेमस बैटल में सफाविद रूलर शाह इस्माइल ने उज़्बेक शबाने खान को डिफीट कर दिया और सफाविद्स ने बाबर को समरकंद का रूलर बना दिया, पर उसको इंडिपेंडेंट ना मानकर एक तरह से गवर्नर की तरह ट्रीट किया। लेकिन उसके बाद बाबर का कंट्रोल समरकंद में फिर से कमजोर पड़ गया था, जिसके बाद उज़्बेक्स ने बाबर को फिर से डिफीट कर दिया। इसके साथ ही ऑटोमन सुल्तान ने 1540 में सफाविद डायनेस्टी को डिफीट करके कमजोर बना दिया और समरकंद पर उज़्बेक को रूल करने के लिए छोड़ दिया। इससे उज़्बेक्स का कंट्रोल समरकंद में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जो बाबर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा हो गया था। इसके अलावा बाबर को अपनी नोबिलिटी से भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था। बाबर को मजबूरन इंडिया की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा। अब बात करते हैं बाबर की इंडियन कॉन्क्वेस्ट की कहानी पर। इंडिया ने एंशिएंट टाइम से ही काफी सारे फॉरेन इन्वेजन्स को देखा है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है
कि इंडिया पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेन अटैक्स हुए थे, क्योंकि सभी फॉरेन पावर्स को इंडिया की फेबुलस वेल्थ ने अट्रैक्ट किया था। बाबर भी उन्हीं में से एक था। इंडिया गोल्ड और रिचेस का लैंड हुआ करता था और बाबर के एंसेस्टर तैमूर ने न सिर्फ वास्ट ट्रेजर्स को कैप्चर किया था बल्कि पंजाब के कुछ एरियाज को भी एनेक्स किया था। ये एरियाज तैमूर के सक्सेसर के पास कई जनरेशंस तक रहे थे। जब बाबर ने अफगानिस्तान को कॉन्कर किया तो उसको लगा कि इन एरियाज को कॉन्कर करना उसका लेजिटिमेट राइट है। काबुल के किंगडम से उसको कोई खास इनकम नहीं होती थी और पंजाब का रिच होना भी कॉन्क्वेस्ट का एक कारण बना। 1517 में सिकंदर लोडी की डेथ हुई तो उसको इब्राहिम लोडी ने सक्सीड किया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी एक पॉपुलर अफगान चीफ था जो भीरा के फ्रंटियर ट्रैक्स को एनेक्स करके अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। 1518 से 1519 में बाबर ने भीरा के पॉपुलर फोर्ट को कॉन्कर किया। उसने दौलत राम और इब्राहिम लोडी के पास लेटर्स और वर्बल मैसेजेस भेजे थे और ये मांग की थी कि टर्क्स को बिलोंग करने वाले एरियाज को सील कर दिया जाए। बाबर के एनवॉय को दौलत खान ने लाहौर में कैप्चर कर लिया और मिलने से इनकार कर दिया। बाबर जब काबुल वापस गया तो दौलत खान ने भीरा को कैप्चर करके बाबर के एजेंट्स को हटा दिया। 1520-1521 में बाबर ने एक बार फिर से इंडस रिवर को क्रॉस किया और भीरा और सियालकोट को कॉन्कर कर लिया। इन दोनों फोर्ट्स को इंडिया में ट्विन गेटवेज कहा जाता है, जिसके बाद उसने लाहौर को भी कैप्चर किया, लेकिन कांधार में एक रिवॉल्ट छिड़ जाने की वजह से उसको वापस लौटना पड़ा। 1.5 साल बाद बाबर का अटेंशन फिर से इंडिया की तरफ गया और यही वो समय था जब बाबर के पास दौलत खान लोडी ने अपने बेटे दिलावर खान के अंडर एक एम्बेसी भेजी। ये एम्बेसी बाबर के लिए इंडियन इन्वेजन का न्योता था। दौलत खान का आर्ग्यूमेंट ये था कि इब्राहिम लोधी एक टायरेंट रूलर था और उसके नोबेल्स उसका सपोर्ट नहीं करते थे। 1525 में जब बाबर पेशावर में था तब दौलत खान ने फिर से साइड्स बदल के 30 से 40 हजार लोगों की आर्मी के साथ सियालकोट को कैप्चर कर लिया और लाहौर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बाबर के अप्रोच करते ही उसने सरेंडर कर दिया। इस तरह इंडस क्रॉस करने से सिर्फ 3 हफ्ते में ही बाबर पंजाब का मास्टर बन गया। अब बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की और जानते हैं बाबर के इंडियन कॉन्क्वेस्ट के फाइनल स्टेप के बारे में। पंजाब कॉन्क्वेस्ट के बाद बाबर ने दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसका इब्राहिम लोडी से कॉन्फ्लिक्ट होकर ही रहता। 1 लाख लोगों और 1000 हाथियों के साथ लोडी और बाबर का आमना सामना पानीपत में हुआ। 20 अप्रैल 1526 में बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट हुआ। बाबर के पास लगभग 12,000 लोगों की आर्मी थी, लेकिन वो काफी इंफीरियर थी। गन पाउडर की जानकारी इंडिया में पहले से ही थी, लेकिन आर्टिलरी में उसका इस्तेमाल बाबर के आने के बाद ही कॉमन हुआ। लोधी की आर्मी ने काफी ब्रेवली फाइट किया, लेकिन अंत में जीत बाबर की हुई। बैटल ऑफ पानीपत ने लोधी की पावर को खत्म कर दिया और दिल्ली और आगरा तक का पूरा एरिया बाबर के कंट्रोल में आ गया। बाबर के लिए 2 बैटल्स अभी और बची थी, पहली राणा संगा ऑफ मेवाड़ के अगेंस्ट और दूसरी ईस्टर्न अफगान्स के अगेंस्ट। 1529 में बनारस के पास में अफगान्स और नुसरत शाह की कंबाइंड आर्मी से बैटल किया, जहां उसको कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिली, लेकिन बिहार पर अफगान से एग्रीमेंट किया गया और बाकी का ईस्टर्न रीजन अफगान के हाथों में सौंप दिया गया। इस विक्ट्री के बाद बाबर को यह फील हुआ कि सिर्फ इंडिया के रिसोर्सेज से ही एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया जा सकता है और उससे बैग्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, और इसलिए उसने इंडिया में रहने का फैसला किया। यहीं से इंडिया में मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई, लेकिन सेंट्रल एशिया में कुछ सिचुएशंस के चलते उन्हें वापस काबुल लौटना पड़ा। काबुल जाते वक्त रास्ते में बाबर की डेथ हो गई और उसके बाद उसकी लेगेसी को उसके बेटे हुमायूं ने आगे बढ़ाया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।